अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो आप लोगों के लिए गिफ्ट है वो तमाम CSS PMS और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो जो है बेसिकली एक इस तरह से तैयार किया है कि सारे का सारा जो पॉलिटिकल साइंस का ओवरऑल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का जो ओवरव्यू है वो आपका सारा एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की एवोल्यूशन किस तरह हुई, किस तरह डिफरेंट फेजेस में, किस तरह डिफरेंट पीरियड्स में पॉलिटिकल साइंस जो है इवॉल्व करती रही, ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन की ऑथेंटिक जो बैकग्राउंड है, जो उसकी आपने पीछे से नॉलेज देना है या पीछे उसकी एक्सपेंशन करनी है क्वेश्चन की, उसमें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बेस पर चलते हैं कि जहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है, तो क्लासिकल पीरियड की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली इसमें हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स आ रहे हैं उसके अंदर प्लेटो का जिक्र है, सोक्रेटिस का जिक्र है और उसके बाद अरिस्टोटल का जिक्र है। ये तीन फिलोसफर इंपॉर्टेंट हैं और पहले पार्ट में ये जो है इनके क्वेश्चंस भी आते हैं। मोस्टली प्लेटो के ऊपर अगर हम बात करें तो प्लेटो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सोक्रेटिस का स्टूडेंट था, सुकरात से इसने काफ़ी अर्सा तालीम हासिल की और सुकरात की डेथ के बाद जब वापस आया और उसने 387 में अपनी एकेडमी जो थी वो फॉर्म की। अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 428 BC में पैदा हुआ एथेंस में, जो कि ग्रीस का कैपिटल था, और 348 में इसकी डेथ हो रही है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में देखते हैं तो सोक्रेटिस से इसने वर्च्यू का कॉन्सेप्ट लिया, क्योंकि सुकरात जो था बेसिकली वो नेकी, अच्छाई और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करता था। इल्म की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसके नज़दीक। ये सारी की सारी चीज़ें सुकरात से प्लेटो ने गेन की और आके इन्हीं चीज़ों को उसने प्रीच किया और प्रोफेस किया। और इसके बाद प्लेटो ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र भी की, जिसके अंदर इटली और इसके अलावा यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ का इसने सफ़र किया। और पैथागोरस जो था उससे इसने डायसेक्शन सीखी। डायसेक्शन इंसानी जिस्म को तीन, या इंसानी जो ऑर्गन है उसको तीन एलिमेंट्स में जो डिवाइड करता है, यानी ब्रेन और बॉडी और लेग्स, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो ब्रेन, आर्म्स और लेग्स। ये तीन जो बेसिक एलिमेंट इसके नज़दीक, वो सबसे पहले इसमें ब्रेन है यानी इंटेलेक्ट, दूसरा आर्म्स हैं यानी पावर, और तीसरी जो लेग्स हैं यानी लेबर। तो इसी की बेस पे इसने जो तीन ह्यूमन प्रोफेशंस जो थे अपनी आइडियल स्टेट के अंदर डिवाइस किए थे, वो इसी की बेस पे थे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लेटो की जो बेसिक बैकग्राउंड थी उसको फॉर्म करने के अंदर ग्रीस के जो बैकग्राउंड था, ग्रीस के जो उस वक्त हालात हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि उस वक्त पेलोपोनेशियन वॉर्स जा रही थी। असल में उस वक्त कॉन्सेप्ट क्या होता था, कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त एक अलग-अलग सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था। और वो सिटी स्टेट्स क्या थी, यानी यूनान के जो डिफरेंट सिटीज़ थी वो एक एक अलग इंडिपेंडेंट रियासत थे और उन रियासतों के अंदर आपस में जंग चलती रहती थी। इसी तरह उस वक्त प्लेटो बॉर्न हो रहा है एथेंस में, और एथेंस की जंग जारी थी स्पार्टा के साथ। स्पार्टा बेसिकली नेबरिंग सिटी था। अब उन वॉर्स के नतीजे में क्या हो रहा था, हर वक्त खतरा था और हर वक्त एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट था। और बैटल ऑफ एम्फीपोलिस, जो एम्फीपोलिस की बैटल आई 422 BC में, इसमें फाइनली जो था प्लेटो की एथेंस को यानी इसकी स्टेट को शिकस्त होती है और उसकी बेस पे फिर इसने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। इसने देखा कि हमारी स्टेट जो है वो क्यों हारी, किन एलिमेंट्स की वजह से हारी, और इसने फिर इन चीज़ों को स्टडी करते हुए उन तमाम इनासर का जिक्र किया कि जिनकी वजह से स्टेट को मजबूत बना के स्टेट का जो दिफा है उसको इम्पेनिट्रेबल बनाया जा सके। जो आइडियल स्टेट थी वो उसके दिमाग में इस वजह से पैदा हुई। इसी वजह से इसने पोइट्स को और आर्टिस्ट को अपनी आइडियल स्टेट से निकलने का हुक्म दिया था, क्योंकि ये चाहता था कि जो चिल्ड्रन है वो मॉरली भी स्ट्रॉन्ग हो, एथिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, और वो बजाय पोइट्री के वार टैक्टिक्स को पढ़ें, वार सब्जेक्ट्स को पढ़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी दूसरी थ्योरीज़ की, प्लेटो ने अपनी एकेडमी फाउंड की 387 BC में, और ये डेमोक्रेसी से इसलिए हेट करता था कि जो सोक्रेटिस था यानी सुकरात, उसको जहर का प्याला पीना पड़ा था डेमोक्रेसी की वजह से, क्योंकि बहुत से लोगों ने मिलकर ये फैसला दिया था कि सुकरात को जो है क्योंकि ये नौजवानों को भड़का रहा है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बातें करता है, इसलिए इसको सुइसाइड पे मजबूर किया जाए, इसलिए डेमोक्रेसी के खिलाफ था। अब इसने जो इन्फ्लुएंस किया लेटर ऑन थ्योरीज पे, अगर क्वेश्चन आता है कि प्लेटो ने किस तरह आने वाले नासर पे असरअंदाज हुआ है, तो इसने बेसिकली कम्युनिज्म का जो नज़रिया दिया था और फाशिज्म का नज़रिया दिया था। कम्युनिज्म का नज़रिया इसने दिया था जो कि आने वाले वक्तों में हमने देखा रशिया में और चाइना में इसकी एग्जांपल्स मिलती हैं। प्लेटो की जो एजुकेशन थी उसका नतीजा था। इसके अलावा जो एजुकेशन में इसने कम्पिटिटिव एग्जाम का जो आइडिया हमें मिल रहा है मॉडर्न दौर में, CSS वगैरह, ये भी प्लेटो की ही एक डिवाइस की हुई चीज़ें हैं, क्योंकि उसने उस वक्त जो था जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो एक फिल्ट्रेशन का निज़ाम रखा था कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा हर स्टेज के बाद, और जो ऑफिसर्स रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता उसमें फिर वो डेवलप होते जाएंगे, वो इसी के ऊपर बेस करता था। अब अगर हम बात करते हैं अरिस्टोटल की, तो अरिस्टोटल 384 से 322 तक रहा है, तो इसका स्टूडेंट था। अरिस्टोटल का जो मेजर काम था, एक तो उसका स्लेव थ्योरी के ऊपर था कि स्लेव्स जो हैं उनके ऊपर इसने स्लेवरी को जो था स्टेट का ऑर्गन करार दिया था। इसका ज़्यादा वर्क हमें बेसिकली दूसरे सब्जेक्ट्स में मिलता है। पॉलिटिकल साइंस में इसके ज़्यादातर क्रिटिसिज्म है अपने टीचर के वाले से, प्लेटो के वाले से जो इसका इख्तलाफ है। दूसरा स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, दोनों की सेम है। तो अरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके अंदर, और अगर हम बात करें अरिस्टोटल ने तो अपने टीचर के ऊपर क्रिटिसिज्म किया मुख्तलिफ वालों से, जैसे इसने कम्युनिज्म को गलत करार दिया था,
और इसने जो था बेसिकली जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इसका मिलता जुलता है प्लेटो के साथ। तो अरिस्टोटल का जो बेसिकली कोई मेजर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको स्लेवरी के बारे से आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे से आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या था, कानून और इसके जो अगेंस्ट रेवोल्यूशन, इस दो के कॉन्सेप्ट हैं वो ईजी कॉन्सेप्ट है कि ये कहता था कि जो चीज़ रेवोल्यूशन कब क्रिएट होते हैं, जब जो अवाम है, जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली वो कानून जो इस वक्त राइज कानून होता है उससे सेटिस्फाई नहीं होते और उसको वायलेट करके नया सिस्टम लेके आने की कोशिश करते हैं। तो चेंज ऑफ सिस्टम को इसने रेवोल्यूशन का नाम दिया था। स्टैगरा में ये पैदा हुआ और किंग फिलिप जो था उस वक्त बादशाह था। फिर इसके जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्लेवरी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और तीसरा क्वेश्चन इसका प्लेटो के ऊपर क्रिटिसिज्म के वाले से आएगा। फिर हम बात करते हैं इस पीरियड के बाद, क्लासिकल पीरियड के बाद जो अगला दौर आ रहा है, दरमियान में मिडल एजेस आ जाती हैं। मिडल एजेस के बाद जो असल पीरियड स्टार्ट होता है वो रिनाइसेंस है। अच्छा, रिनाइसेंस के बारे में बताता चलूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी यूरोप के अंदर। बेसिकली इटली इसका सोर्स माना जाता है। वहाँ पर एक तहरीक ने जन्म लिया, ह्यूमनिज़म। अब रिनाइसेंस क्या था? रिनाइसेंस एक ऐसी मूवमेंट थी जिसने यूरोप के अंदर एक बिल्कुल दोबारा से एक रिफॉर्मेशन की और नॉलेज को दोबारा से जो था उसका रिवाइवल स्टार्ट हुआ, उसकी असर नौ जो थी तजदीद स्टार्ट होती है। रिनाइसेंस इस वजह से आया था कि जो लोग थे उन्होंने मज़हब को छोड़ के, जो पुराने ख्यालात थे, सुपरस्टिशन थी, उसको छोड़ के इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ मूव किया। और ह्यूमनिज़म एक मूवमेंट इसके पीछे थी जो कि मुख्तलिफ जगह पे पेंटिंग्स में, आर्ट्स में, लिटरेचर में नज़र आ रही थी। वो ये थी कि इंसान जब बेसिकली यूनिवर्स का ऑब्जेक्ट इंसान है और इंसान की जो इंपॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है वो सब चीज़ों से बढ़ के है। तो इस वजह से जो था रिनेसेंस जब डेवलप हुआ तो लोगों ने साइंस और आर्ट्स और क्रिएटिव आर्ट्स और दोबारा से ग्रीक कल्चर की तरफ जो था रुजू किया, और इस वजह से हर शोबे में तरक्की नज़र आती है। और इस इन्फ्लुएंस के अंडर जब लोग मटीरियलिज्म की तरफ आए, जब लोग मादियत परस्ती की तरफ आए, तरक्की की तरफ आए, रिसर्च की तरफ आए, डिस्कवरी की तरफ आए, तो हमें जो नज़र आ रहा है इस वक्त उसके पीछे फैक्टर्स, न्यू कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया। फिर कॉपरनिशियन की जगह टोटेलमिक थ्योरी आ गई, यानी कायनात का जो मॉडल था पुराने मॉडल से निकल के नए मॉडल पे आया। पुराना मॉडल ग्रीस जो था वो ग्रीक रिलीजन के ऊपर बेस करता था, लेकिन उसकी जगह पर जो टोटेलमिक था, टोटेलमिक मॉडल के अंदर जो था न्यू ऑर्डर आया जिसके अंदर सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम सन को माना गया। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ फीडलिज्म, ये भी एक बड़ी रीज़न थी। जो जगीरदाराना निज़ाम था आहिस्ता आहिस्ता वो मगलूब हो रहा था, और उसके ख़ात्मे के बाद फिर प्रिंटिंग प्रेस का ईजाद होना, विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस जो ईजाद किया। फिर मैरिनर्स कंपस, एक कंपस थी जिसकी मदद से जो था उसने दुनिया का नया नक्शा बनाया। फिर गन पाउडर की डिस्कवरी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो थी ये बैकग्राउंड में थी रेनेसेंस की। अब इसका जो इन्फ्लुएंस था पॉलिटिकल साइंस पे कैसे पड़ा या किन फिलोसफर की सूरत में निकला, सबसे पहले हम देखते हैं रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम। लोगों ने दोबारा से ग्रीक विजडम और लर्निंग की तरफ रुजू किया, और जो इंक्रीजिंग फेलियर था रोमन कैथोलिक चर्च का, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट रीज़न थी। रोमन कैथोलिक चर्च से मुराद है कि जो क्रिश्चियंस का मेजर जो चर्च था वो रोमन कैथोलिक्स था, कैथोलिसिज्म उनका जो तबका था, लेकिन उसकी जगह पे प्रोटेस्टेंट तबका गालिब आ रहा था। फिर जो फिलासफर हमारे सामने उस दौर में आता है वो मैकावली है। अच्छा, मैकावली ने क्या किया? मैकावली के ऊपर सारे का सारा इन्फ्लुएंस था रेनेसेंस का। मैकावली एक नई सोच लेकर डेवलप हुआ, और मैकावली ने 1469 में इटली में पैदा हुआ, और इसने बेसिकली किताब लिखी प्रिंस। उस वक्त जो था मैकावली ने सारी की सारी कनिंग, श्रीयूड और जो क्राफ्टी टेक्निक्स थी स्टेट क्राफ्ट के वाले से, स्टेट हुड के वाले से, वो सारी डिवाइस की इस बुक के अंदर, और उसने रूल करने के नए तरीके दिए। वो स्पिरिचुअलिज्म को, स्पिरिचुअलिटी को, मोरालिटी को, एथिक्स को, रिलीजन को डिस्कार्ड करके सारी की सारी जो बात करता है वो इंटेलेक्ट पे करता है और मॉडर्न चीज़ों को आगे लेके आता है। अच्छा, इसके बाद जो और फैक्टर्स इसमें फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया का गिरना, शिकस्त खाना, और वहाँ से सारे के सारे स्कॉलर्स जो निकल के बेसिकली मूव करते हैं इटली की तरफ। जो इटली था वो हब बन चुका था लर्निंग का और क्लासिकल रिवाइवल का। उसके बाद आता है जी इंग्लिश सिविल वॉर। अब ट्रांसफॉर्मेशन, रिनाइसेंस के बाद जो मैकावली था उसका मैंने को बता दिया उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे। बहुत बड़ी मूवमेंट थी रिनाइसेंस के नाम से, जहाँ से यूरोप जो था ट्रांसफॉर्मेशन में गुजर रहा था। अब एक नया पीरियड स्टार्ट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जिसके अंदर जो तीन बड़े इंपॉर्टेंट फिलोसफर हमारे सामने आ रहे हैं, थॉमस हॉब, जॉन लॉक और रोसो। अच्छा, इसको अगर आप देखते हैं, सबसे पहले इंग्लिश सिविल वॉर 1642 से लेकर 1651 तक, यानी 1642 टू 1651 अंग्रेज़ों की आपस में बरतानिया में सिविल वॉर चलती है। और इसके अंदर दो तबके बन चुके थे। एक पार्लियामेंटेरियंस थे जो पार्लियामेंट को, यानी किसान वगैरह लोग थे सारे जो पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरे रॉयलिस्ट थे जो कि बादशाह को सपोर्ट कर रहे थे, रॉयल फैमिली के साथ थे। तो बादशाह की और रॉयल फैमिली की जो थी वो पार्लियामेंटेरियंस के साथ बेसिकली बड़ी लंबी स्ट्रगल चलती है, और उसके नतीजे में आखिरकार ओलिवर क्रॉमवेल जो था उसने ये सिविल वॉर जीत के किसानों की तरफ से तो रॉयलिस्ट को शिकस्त दी, और आखिरकार जो था कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट आया। ये जो कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट था उसको फिर ओलिवर क्रॉमवेल को लॉर्ड प्रोटेक्टर कहा गया।
और उसी की बेस पे थॉमस हॉब्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट था या जो उसका डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था, वो इसी की बेस पे था। यानी यूरोप जो था बिल्कुल अब मोनार्की से निकल के डेमोक्रेसी की तरफ आ रहा था, और इसी वजह से थॉमस हॉब्स जो था बेसिकली उसने जो सारे का सारा सपोर्ट किया था सिस्टम को, या जो न्यूज़ ने आइडिया दिया था वो इसी की बेस पे था। तो इसकी बैकग्राउंड में जो सारे का सारा जो हालात जा रहे थे वो ये थे। और आपको याद होगा चार्ल्स वन को 1649 में फांसी भी दे दी गई थी, फिर चार्ल्स टू जो था वो मफरूर हो गया, बैनिशमेंट में चला गया, उसके बाद फिर दोबारा से उसने आगे मोनार्की रिस्टोर हुई कुछ अरसे बाद। खैर वो सारी बड़ी लंबी डिटेल है, लेकिन थॉमस हॉब्स जो था बेसिकली उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो इसी पे बेस कर रहा था, और यूरोप जो था खासकर स्पेशली जो बरतानिया का कॉमनवेल्थ था वो इसी पे डिज़ाइन किया गया। फिर जॉन लॉक आया और उसने इन जो तीन फिलोसफर हैं बेसिकली, जो थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जेन जैक्विस रूसो, वो आगे हम पढ़ेंगे। इन तीनों का तीन तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक स्टेट ऑफ नेचर, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक सॉवरन। ये तीन की थ्योरीज थी। थॉमस हॉब्स का अब डिफरेंस जो है मेरी ज़्यादा सी वीडियो में आप देखिएगा, डिटेल में मैंने इन तीनों का कंपैरिजन किया हुआ है, लेकिन क्योंकि लंबा एक टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसको आप डिटेल में वहाँ से देख लीजिएगा। जीन जैक्विस रोसो का इख्तलाफ थोड़ा सा इन दोनों से ज़्यादा था। जीन जैक्विस रोसो की अगर हम बात करते हैं तो रोसो जो था थोड़ा सा लेटेस्ट था। उस वक्त यूरोप के अंदर एज ऑफ इनलाइटनमेंट जारी थी, यानी राइट्स जो थे बहुत ज़्यादा लोगों को मिल चुके थे, और बेसिकली समझ लें कि आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस तरह की चीज़ें आम हो चुकी थी, तो इस वजह से जो एज ऑफ रीज़न भी इसको कहा जाता है, तो उसने जो था ज़्यादा इनलाइटेंड और ज़्यादा राइट्स की बात की है। वो भी इस वीडियो के अंदर मैंने इसको सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि उस दौर में जो इंपॉर्टेंट फिलासफर थे फ्रांसिस बेकन, एमएल कांट और लॉक, ये सारे लोग जो थे बेसिकली ये इंसान के ऊपर फोकस कर रहे थे और राइट्स की बात कर रहे थे। फिर आगे यूरोप में एक और ट्रांसफॉर्मेशन आती है, एक नया दौर में जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दाखिल हो रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये क्या था? 1760s में यूरोप के अंदर जो था स्टीम इंजन डिस्कवर होने के बाद बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगती है, और स्टीम इंजन्स की डिस्कवरी के बाद फैक्ट्रीज़ और मैस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, और उसके नतीजे में जो था मटेरियलिज्म का दौर का आगाज़ हुआ। यानी लोग जो थे बेसिकली वो पैसे के पीछे और मादी चीज़ों के पीछे शुरू हो गए। यूरोप ने तरक्की के अंदर सफ़र के अंदर कदम रखा, और उस वजह से जब कैपिटलिज्म को अरूज मिला, और कैपिटलिज्म ने जब यूरोप ने बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस तो कर लीं, अब उनको बेचने के लिए उसको मार्केट्स की ज़रूरत थी, तो फिर इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की जो थी वो प्रैक्टिस वो स्टार्ट हुई। फ्रांस और बरतानिया इसमें पेश थे। फिर कोल माइनिंग के वाले से, क्योंकि स्टीम की जो पावर थी उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोला चाहिए होता था, फिर इन्होंने फ्रांसीसी मुल्कों का रुख किया, और ये सारी पीछे हिस्ट्री है उसके पीछे। फिर जेम्स वाट जो था जिसने स्टीम इंजन स्टार्ट किया था, डिस्कवर किया था 1764 में। अब आगे चलते हैं तो हम इसी बेस के ऊपर जो था इसका रिएक्शन आया कैपिटलिज्म का, सरमायादार निज़ाम का, कॉलोनियलिज्म का। कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म का रिएक्शन आता है कम्युनिज्म की सूरत में। अब कम्युनिज्म जो था ये क्या था? ये सोशल लिविंग थी, सोशल निज़ाम था, जिसको फ़रोग दिया था कार्ल मार्क्स ने आगे जाके। तो कार्ल मार्क्स की जितनी भी टीचिंग है जब वो बात करता है एक्सप्लॉयटेशन की, पुअर क्लास की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसकी, तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो ये था यूरोप के अंदर जो कैपिटलिज्म जो अरूज पा रहा था उसकी वजह से। कम्युनिज्म और सोशलिज्म क्या है? ये बेसिकली पब्लिक लिविंग थी, इसके अगर बारे में हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए, कार्ल मार्क्स की थ्योरीज जो थी बेसिकली, एक जर्मन फिलोसफर था वो कैपिटलिज्म के खिलाफ ही थी। उसने देखा कैपिटलिज्म में क्या होता है, एक शख्स जो है वो सारे मीन्स और एसेट्स कंट्रोल करता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को काबू कर लेता है, और जो लेबर है, जो मजदूर है, उसको उसकी मेहनत फिक्स दी जाती है, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसको शेयर नहीं किया जाता। तो फिर इसने जो अपनी बुक थी दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके अंदर जो ना दो चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र किया। एक तो इसने ये बताया कि जो क्लास स्ट्रगल का इसने जिक्र किया कि क्लास स्ट्रगल क्या है। फिर इसने जो जिक्र किया सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जिसके अंदर ये था कि जो ज़्यादा वैल्यू है किसी भी चीज़ की, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वो शेयर जो है अभी वो नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ किसके पास जाता है? ऑनर के पास। और फिर इसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आगे चल के सोसाइटी में एक ऐसा आइडियल दिया, मॉडल आइडियल दिया, जो कि था इसके अंदर एक क्लास लेस सोसाइटी बनेगी। और यही जो था आगे चल के फिर ये जो फिलोसफर्स थे, जैसे व्लादिमीर लेनिन जो था बेसिकली रशियन जो एक लीडर था, उसकी फिलॉसफी प्रोड्यूस करने में कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा हाथ था। माओ जेडुंग, जोसेफ स्टालिन और लियन टर्स्के, यानी ये जो फिलोसफर थे आगे जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरीज जो थी उनका असर था। और आगे चल के फिर जो है ये एक नया फेज आता है, और ये सारी की सारी जो थ्योरीज हैं वो इस एज से और इस बैकग्राउंड से इंस्पायर्ड थी। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था, जिस तरह ट्रांसफॉर्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल साइंस पे चीज़ों का असर पड़ता रहा। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हिस्ट्री का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हिस्ट्री का नॉलेज है तो आप चीज़ों को आसानी से उसको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप उसके बारे में आसानी से एक मैप बना सकते हैं माइंड के अंदर कि किस तरह चीज़ें जो डेवलप होती रही।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा इसमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद ऐड की जा सकती हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो बच्चों के विजन को बिल्कुल क्लियर करें उस तरह की वीडियो बनाऊँ ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं जब शुरू में किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, और टीचर्स भी इसमें थोड़ी सी गफलत ये करते हैं कि इन चीज़ों पे नहीं बॉदर करते हैं, इनकी रिसर्च में नहीं जाते। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि बेसिकली नोट्स मैं बना रहा हूँ इस तरह के जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दें। वो नोट्स पेड होंगे और वो मेरी वीडियो के एंड पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको वो नोट्स चाहिए अपना टाइम और एनर्जी सेव करने के लिए और अच्छे नंबर लेने के लिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।